1739 में हुआ है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1700। भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। इसके बाद एक और बात बताइएगा आप को, सबसे कम नगरीकृत राज्य, सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन है? और सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन है? चलिए जवाब तो दे रहे हैं आप लोग। चलिए अब आ जाइए बोर्ड पे। देखिए जहां तक पिछला सेशन है, पिछला सेशन में हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा को देखा था। आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को देखते हैं। जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से निपट जाएंगे तब आगे झारखंड, बिहार, राजस्थान, इन राज्यों को देखेंगे। अब गौर से सुनिएगा, लेक्चर सुनिएगा, नोट को छोड़ दीजिए, ठीक है? किताब जो आपके पास है उसको छोड़ दीजिए, यहां पर आइए और ध्यान से सुनिए। आप भी कॉन्सेंट्रेट रहिए, हमको भी कॉन्सेंट्रेट रहने दीजिए। देखिए एक टीचर आपको सही ढंग से तब पढ़ा सकता है जब आप उसको शांत छोड़िएगा, समझिएगा। तो इसी वजह से आराम से अब ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर उधर करना बंद कर दीजिए। देखिए बार बार इस बात का जिक्र आएगा, बार बार इस बात का जिक्र आएगा कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसके तहत भारत में 14 राज्य बनाए गए। बाद में जाकर 15वां राज्य, 16वां राज्य, 17वां राज्य, 28वां राज्य, 29वां राज्य भारत में बना। तो जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो उस पुनर्गठन के तहत जो है भारत में जो 14 राज्य बनाए गए थे, उस 14 राज्य में एक राज्य हुआ करता था, उसका नाम था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और 14 राज्य में जो उत्तर प्रदेश था, उस उत्तर प्रदेश के अधीन उत्तराखंड भी था। उस उत्तर प्रदेश के अधीन जो है आपको उत्तराखंड भी था। तो 1956 ईस्वी, हम बात कर रहे हैं 1956 ईस्वी की। अगर हम 1956 ईस्वी को देखें तो 1956 ईस्वी में ये जो उत्तराखंड है और उत्तराखंड के बाद जो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद जो ये उत्तर प्रदेश है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक राज्य हुआ करता था। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो एक राज्य हुआ करता था, इसे हम लोग उत्तर प्रदेश कहते थे। इसे हम लोग उत्तर प्रदेश कहते थे। हाल फिलहाल में 21वीं सदी में, यानी 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और एक नए राज्य उत्तराखंड का गठन हुआ। आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश का विभाजन करके एक नए राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया है। उत्तराखंड का गठन किया गया है। तो ये जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तर प्रदेश का विभाजन करके 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया है। आप जिस उत्तर प्रदेश राज्य को देखते हैं, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और यह जो संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। तो यह जो संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को किया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश किया गया है। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य जो अपना राज्य दिवस मनाता है, जैसे बिहार अपना राज्य दिवस, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाता है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश अपना राज्य दिवस 24 जनवरी को मनाता है। 24 जनवरी को मनाता है। और यह जो उत्तराखंड राज्य है, आज आप जिसे उत्तराखंड कहते हैं, उससे पहले उत्तराखंड नहीं कहा जाता था, बल्कि आपको जब उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन होकर के उत्तराखंड का गठन हुआ था, उत्तराखंड का गठन हुआ था, तो उस समय उत्तराखंड को उत्तरांचल कहा जाता था। उत्तराखंड को उत्तरांचल कहा जाता था। और उत्तरांचल की हम बात करें तो उत्तरांचल का नाम बदलकर 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो आज आप जिसे उत्तराखंड कहते हैं, उसे पहले उत्तरांचल कहा जाता था। उत्तरांचल का ही नाम बदल करके उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को कर दिया गया। अब देखिएगा, एक चीज आप यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिए। गौर यह करना है
कि आप देख सकते हैं राज्यों के नाम में परिवर्तन हो रहा है। जो पहले संयुक्त प्रांत था वह उत्तर प्रदेश हो गया, जो पहले उत्तरांचल था वह उत्तराखंड हो गया। तो राज्यों के नाम में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा चीज आप यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि एक राज्य का विभाजन हो रहा है और दूसरे राज्य का गठन हो रहा है। एक राज्य का विभाजन हो रहा है और दूसरे राज्य का गठन हो रहा है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि ये जो राज्य का नाम परिवर्तित हो रहा है, कौन किया, कैसे किया, संवैधानिक प्रावधानों के तहत हुए हैं। दूसरा प्रश्न आपके मन में यह उठना चाहिए कि किसी राज्य को विभाजित करके नए राज्य का गठन कौन कर देता है, किसी राज्य को विभाजित करके नए राज्य का गठन कौन कर देता है। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो है आपके मन में उठना चाहिए। अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा है अच्छी बात है, नहीं उठ रहा है फिर भी अच्छी बात है। जब हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाएंगे तो वहां पर इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल तौर पर भारतीय राज्य व्यवस्था का एक चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल तौर पर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में पढ़ना होता है, भारत के संविधान के विषय में पढ़ना होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक होता है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को पढ़िए। जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 आपको कई प्रकार की जानकारी देगा। अनुच्छेद 3 के तहत ही किसी राज्य को पुनर्गठित करके नए राज्य का निर्माण किया जाता है। अनुच्छेद 3 के तहत ही किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किए जाते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन किए जाते हैं, सीमा में परिवर्तन किए जाते हैं। तो राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्य का विभाजन करके नए राज्य का गठन, ये तमाम प्रकार के काम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन हुआ है तो यह अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। अगर संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया है तो यह भी अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। अगर उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया है तो यह भी अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। तो राज्यों को लेकर हर प्रकार का परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत ही होता है। और हाल फिलहाल में एकदम तरोताजा घटना है, कुछ दिन पहले का घटना है। जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। दूसरा दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये जो जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, यह काम भी अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। फिर दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज कर दिया गया है। ये काम भी अनुच्छेद 3 के तहत ही हुए हैं। ये काम भी अनुच्छेद 3 के तहत ही हुए हैं। और ये तमाम काम जो होते हैं, मतलब राज्य के नाम में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य से राज्य का दर्जा छीन लेना, किसी 2 केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज कर देना, तो ये तमाम प्रकार के काम अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। और ये तमाम प्रकार के काम अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद करता है। भारत की संसद करता है। भारत की संसद करता है मतलब लोकसभा और राज्यसभा करता है। संसद शब्द का प्रयोग जहां भी करे तो उसका मतलब समझना है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन किसने किया, तो क्या कहिएगा, संसद, भारत की संसद। आपसे पूछा जाएगा उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किसने किया, तो भारत की संसद। तो ये तमाम काम किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3। इतना तक बात समझ में आया। अब देखिएगा, अब अगर हम आए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य के विषय में बात करते हैं। अगर हम यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यूटी यानी उत्तराखंड। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी आपको नहीं समझ लेना है, संघराज क्षेत्र नहीं समझना है। यूटी मतलब उत्तराखंड समझना है। अब देखिएगा यहां पर यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को हम देखें पूरे भारतवर्ष में टोटल 28 राज्य है और 28 राज्यों में जनसंख्या के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 है। वही क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है इसका स्थान चौथा है। वहीं उत्तर प्रदेश में टोटल जिला 75 है। अगर हम इसके प्रशासनिक इकाई को देखें, इसके प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत इसकी राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, विधानसभा सीट कितना है, विधान परिषद सीट कितना है, ये एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है या द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। देखिए, तो एक शब्द का प्रयोग हमने किया है, एक सदनीय विधायिका और द्विसदनीय विधायिका, एक सदनीय विधायिका और द्विसदनीय विधायिका, एक सदनीय विधायिका और दूसरा द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका। देखिए ध्यान दीजिएगा, वैसे राज्य
भारत के 28 प्रांतों में से वैसे प्रांत, भारत के 28 राज्यों में से वैसे राज्य जहां पर सिर्फ और सिर्फ विधान सभा है, जहां सिर्फ और सिर्फ विधान सभा है, उसे एक सदनीय विधायिका वाला राज्य कहा जाता है। वहीं भारत के भीतर वैसे राज्य जहां पर विधान सभा और विधान परिषद दोनों है, उसे द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य कहा जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, यह द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। वहीं उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ विधान सभा है, यहां पर विधान परिषद नहीं है, यहां पर विधान परिषद नहीं है। और यहां पर विधान परिषद नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, इसी वजह से इसे हम लोग एक सदनीय विधायिका वाला राज्य कहेंगे। तो उत्तराखंड को अगर हम देखें तो यह एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है, यह एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। यहां पर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, यहां पर विधान परिषद नहीं है। अब यहां पर एक बात और समझिएगा, भारत, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में टोटल 28 प्रांत है, यह बात आप जानते हैं। भारत में टोटल 28 प्रांत है, 28 राज्य है, और 28 राज्य में से मात्र 6 राज्य, 28 राज्य में से मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है। भारत के भीतर मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है, अर्थात भारत में मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनीय विधायिका वाला है, जो द्विसदनीय विधायिका वाला है। तो भारत के भीतर मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनीय विधायिका वाला है, जो द्विसदनीय विधायिका वाला है, और इसके अलावा अन्य सभी राज्य एक सदनीय विधायिका वाला है। तो 28 में से 6 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 22। तो भारत के 22 राज्य ऐसे हैं जो एक सदनीय विधायिका वाला है, भारत के 22 राज्य ऐसे हैं जो एक सदनीय विधायिका वाला है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। और 28 में से मात्र 6 ऐसे हैं जो द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, जहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है। अब देखिएगा जो 6 राज्य जो द्विसदनीय विधायिका वाला है, उसको याद रखने का ट्रिक है, ऐ जी कब तुम उत्तर प्रदेश जाओगे, ऐ जी कब तुम उत्तर प्रदेश जाओगे। ऐ जी ए से होता है आंध्र प्रदेश, ए से क्या होता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क से होता है कर्नाटक, क से होता है कर्नाटक। ब से होता है बिहार, ब से होता है बिहार। त से होता है तेलंगाना, त से होता है तेलंगाना। म से होता है महाराष्ट्र, म से होता है महाराष्ट्र। यूपी से होता है उत्तर प्रदेश, यूपी से क्या होता है, उत्तर प्रदेश, समझ गए, उत्तर प्रदेश होता है। तो अब आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश 1, कर्नाटक 2, बिहार 3, तेलंगाना 4, महाराष्ट्र 5, उत्तर प्रदेश 6, उत्तर प्रदेश 6। ये 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनीय विधायिका वाला है। इन 6 राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, अर्थात ये 6 राज्य द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अब देखिएगा यहां पर आपको अगर कोई राज्य है तो वहां पर विधानसभा होगा, अगर कोई राज्य है तो वहां पर विधानसभा होगा, लेकिन विधान परिषद राज्य में हो ही यह आवश्यक नहीं है। किसी राज्य में विधान परिषद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि पश्चिम बंगाल में भी तो है, राजस्थान में भी है, ओडिशा में भी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ये 3 राज्य को लेकर के जो है विद्यार्थी थोड़ा जो है परेशानी में रहता है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और राजस्थान, क्योंकि ये तीनों राज्य की विधानसभा जो है ना प्रस्ताव पारित की है कि हमारे राज्य में विधान परिषद होना चाहिए, और प्रस्ताव पारित करके भारत की संसद को भेज दिया है। भारत की संसद अभी तक अनुमति नहीं दिया है। अगर भारत की संसद अनुमति दे देता है तो इन राज्यों में भी विधान परिषद हो जाएगा, लेकिन भारत की संसद के पास इन तीनों राज्यों का प्रस्ताव अटका हुआ है, तो अभी तक मंजूरी नहीं दिया है, जिस वजह से आपको कंफ्यूजन में किसी भी सूरत में नहीं रहना है। मात्र यही 6 है जिसमें विधान सभा विधान परिषद दोनों है, मतलब यही 6 राज्य है जो द्विसदनीय विधायिका वाला है, इसके अलावा कोई भी द्विसदनीय विधायिका वाला नहीं। अब देखिए यहां से एक तरीका से और प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे राज्य है जहां पर विधान परिषद है, जहां पर विधान परिषद है। तो यही 6 गो है जहां पर विधान परिषद है, इस 6 के अलावा कहीं भी विधान परिषद नहीं है। तो यह चीज हो गया, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश। एक बात और ध्यान से याद रखिएगा, यहां पर ये कॉमन सेंस वाला बात है, इस चीज को आप हमेशा के लिए अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझ गए। देखिए, किसी भी राज्य में जो लोकसभा का सीट, राज्यसभा का सीट, विधानसभा का सीट और विधान परिषद का सीट, किसी भी राज्य में स्पेशली लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद को गोली मारिए, विधान परिषद को अभी आप हटा दीजिए, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किसी भी राज्य में जो इन सीटों का निर्धारण किया जाता है वह उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर और भी कई सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे एक बात इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको मेहनत करना होगा। क्या सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिल जाता है? एकदम नहीं। मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिलता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, वैकेंसी ही नहीं आया, समझ गए, तो आप सफल हो पाइएगा? नहीं हो पाइएगा। दूसरी बात, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, समझ गए, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका लक साथ नहीं दे रहा है, समझ गए, 2 के जगह 4 भर के आ गए हैं, 4 के जगह 6 भर के आ गए, ए के जगह सी भर के आ गए हैं, सी के जगह डी भर के आ गए हैं, समझ गए। तो सफलता के लिए मेहनत एक आवश्यक तत्व है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेहनत के अलावे और भी कई सारे तत्व है जो कि आपको सफल बनाने में सहायक होता है, जिसमें एक वैकेंसी का आना भी होता है, जिसमें एक आपके लक का होना भी होता है। तो उसी प्रकार से जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सीट निर्धारित किया जाता है, इसमें कई सारे फैक्टर को देखा जाता है, कई सारे चीजों को देखा जाता है, लेकिन मूल तौर पर इसमें जनसंख्या को देखा जाता है। तो इन सीटों के निर्धारण का जो मूल फैक्टर है, मूल तत्व आपको जनसंख्या है। मूल तत्व जनसंख्या है। जैसे आपके सफलता में मूल तत्व आपका मेहनत है, उसी प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सीट निर्धारण में जो मूल तत्व है वह आपको जनसंख्या है। और हमने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में 1 नंबर पर है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में 1 नंबर पर है। तो यही कारण है कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में, विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद में सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में, सब चीज में सबसे ज्यादा सीट आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को लोकसभा में 80 सीट दिया गया है, राज्यसभा में 31 सीट दिया गया है, विधानसभा में 403 सीट दिया गया है और विधान परिषद में 100 सीट दिया गया है, विधान परिषद में 100 सीट दिया गया है। वही अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड को लोकसभा में 5 सीट, राज्यसभा में 3 सीट, विधानसभा में 70 सीट, विधानसभा में 70 सीट। और यहां पर विधान परिषद तो है ही नहीं, समझिए, यहां पर विधान परिषद है ही नहीं, तो विधान परिषद के सीट की कोई चर्चा आपको नहीं है। अब अगर आप थोड़ा सा नोट देखेंगे तो नोट में हमको लगता है थोड़ा सा गलती है, राज्यसभा में सीट में थोड़ा सा गलती है। उत्तर प्रदेश वाला पलटिएगा, 5 नंबर वाला राज्य पलटिएगा, 5 नंबर वाला राज्य पलटिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन वाला समझिएगा कि हमको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग को भी बोल रहे हैं। पलटे देखिए, यहां पर नीचे में लिखा हुआ राजनीतिक परिदृश्य, लोकसभा जिला की संख्या, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 75 दिया हुआ, यहां पर 31 कर लीजिए, राज्यसभा सीट 31 कर लीजिए, राज्यसभा सीट 31 कीजिए, 31 कीजिए। सुधार लिए सब लोग, ऑनलाइन वाले लोग सुधार लिए। चलिए, तो इसको जो है आप किसका है, चलिए, तो ये चीज है, ये तो हमने आपको राजनीतिक परिदृश्य से बताया है, राजनीतिक परिदृश्य के अनुकूल जो है हमने आपको ये सब बात बताया है। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा आगे आते हैं, समझिए, थोड़ा सा आगे आते हैं। तो ये जो है आपको उत्तराखंड है, समझिए, उत्तराखंड है। तो एक बार भारत के मानचित्र पर हम लोग उत्तराखंड को देख लेते हैं और इसके बाद जो है फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा सीमा और देख लेते हैं, उत्तराखंड की सीमा सबको हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड ये है आपको, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड आप देख सकते हैं उत्तर में, समझिएगा, उत्तर में जो है उत्तराखंड चीन के साथ सीमा बनाता है, फिर पूरब में उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है, फिर दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और फिर इधर आप आएंगे तो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और फिर आपको हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड स्पेशली देखिए कौन राज्य के साथ सीमा बनाता है ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बैंक पलट करके देख रहे थे तो राज्यों का
सीमा जो पूछा है वह अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में पूछा है, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में पूछा है। मतलब कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा बनाती है, इस संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है। कौन राज्य किस राज्य के साथ सीमा बनाती है, इसको याद रखना एकदम आवश्यक नहीं है, लेकिन कौन राज्य किस देश के साथ सीमा बनाती है, इसको याद रखना एकदम आवश्यक है। इसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। अगर हम उत्तराखंड को देखें तो ये दो देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, एक चाइना के साथ बनाती है और दूसरा आपको नेपाल के साथ, दूसरा आपको नेपाल के साथ बनाती है। तो ये तो सीमा हो गया। अब देखिएगा, यह भी एक पर्वतीय राज्य है, यह भी एक पर्वतीय राज्य है। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड भी एक पर्वतीय राज्य है और यहां से होकर हिमालय पर्वत गुजरती है, यहां से होकर हिमालय पर्वत गुजरती है। और आगे जब हम आपको राज्य विशेष पढ़ा देंगे ना, तो राज्य विशेष पढ़ाने के बाद हिमालय पर्वत पढ़ाएंगे। हिमालय पर्वत का विभाजन हम दो तौर पर करेंगे, एक भौतिक और एक प्रादेशिक। समझ गए? एक प्रादेशिक आधार पर जो हिमालय पर्वत का विभाजन करते हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसमें जो कुमायूं हिमालय है, उत्तराखंड में जिस हिमालय का विस्तार है उसी को हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। उत्तराखंड में जिस हिमालय का विस्तार है उसी को हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो यहां पर हम यह बात कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत का विस्तार है, उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत का विस्तार है। दूसरी बात हम यह कह सकते हैं कि कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में जिस हिमालय का विस्तार है उसी हिमालय को हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। समझिए, कुमाऊं हिमालय या कुमायूं हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड में कई सारी पर्वत चोटियां हैं। अगर आप उत्तराखंड को पलट करके देखेंगे तो गंगोत्री पर्वत चोटी भी है, गंगोत्री ग्लेशियर भी है, यमुनोत्री पर्वत चोटी भी है और ग्लेशियर भी है। इसके बाद नंदा देवी पर्वत चोटी भी है। समझ गए? तो उत्तराखंड में कई सारे पर्वत चोटी है। आगे जब भारत के पर्वत पठार मैदान पढ़ेंगे तो वहां पर उत्तराखंड के पर्वत पठार मैदान को हम लोग पढ़ेंगे, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पर्वत को पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आप एक बात को समझिए, और यह प्रश्न जो है हमको लगता है आपके बिहार दरोगा 1717 का ही पूछा हुआ है, या फिर बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कहां पूछा है एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह पूछा था, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? क्वेश्चन बैंक है, थोड़ा सा देखिए। अभी तक तो पहला सेट में नहीं आया है, पहला सेट में नहीं आया है। मेंस वाला में थोड़ा सा आप लोग खोजिएगा तो तीसरा नंबर सेट में थोड़ा सा देखिएगा। देखिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बिहार दरोगा में आया हुआ है। देखिए थोड़ा सा, मिला जी आप लोग को? है मेंस में है, आप देखे हैं? भैया बोले, भैया भौजी के चक्कर में मत रहिए, भैया बोले, जो देखे हैं वो बोलिए। सब एकदम मेरे तरफ बौके है। किसमें है पेज नंबर? 14 नंबर। क्या नंबर क्वेश्चन है? बकलोल। लगता है आप लोग से नहीं मिलेगा। मतलब जो है हम यहां पे यही देखना चाह रहे थे, हमको क्वेश्चन थोड़े खोजना था, हम ये देखना चाह रहे थे कि आप लोग इस क्वेश्चन बैंक को कितना शिद्दत के साथ देखते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप लोग क्वेश्चन बैंक को नहीं देखते हैं। ठीक है, लीजिए लीजिए, जिसका है लीजिए। ठीक है, चलिए। तो आपको उत्तराखंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक आगे डिस्क्राइब करेंगे ना तो वहां पे आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग हमको पूरा भरोसा दे दिए हैं कि आप लोग क्वेश्चन बैंक नहीं देखते हैं, जबकि पहला क्लास में आप याद कीजिए हम बोले हुए थे कम से कम एक टाइम पूरे दिन में क्वेश्चन बैंक निश्चित तौर पर देखिए। क्वेश्चन बैंक आपको पूरा का पूरा दिशा निर्देश देता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। समझ गए? अब नहीं देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आइएगा यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है आपको नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, यानी 7817 मीटर। कुछ बुक लिखता है 7816 मीटर, कुछ बुक 7817 मीटर लिखता है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक 7817 मीटर ही है, इसी को आप याद रखिएगा। अब इसके अलावे देखिएगा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से होकर ही गंगा नदी निकलती है, उत्तराखंड से होकर ही आपको जो है यमुना नदी निकलती है। गंगा यमुना दोनों की धारा, गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से, यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। तो दोनों नदी की जो उत्पत्ति होती है वह आपको उत्तराखंड से ही होती है, उत्तराखंड से ही होती है। तो ये तो मानचित्र सब हम लोगों ने देख लिया है। अब उत्तराखंड को स्पेशली हम
लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक शहर है देहरादून। देहरादून शहर का महत्व है। देहरादून शहर का महत्व क्यों है? देहरादून शहर का महत्व इस वजह से है क्योंकि यह उत्तराखंड की राजधानी नगर है। उत्तराखंड की राजधानी नगर है। इसके अलावे देहरादून का महत्व इस वजह से भी है क्योंकि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, अगर हम केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान को देखें तो जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है यह आपको उत्तराखंड के देहरादून में है। उत्तराखंड के देहरादून में है। अब देखिएगा, इधर आपको हरिद्वार नजर आएगा, समझिएगा, हरिद्वार नजर आएगा। हरिद्वार का भी काफी ऐतिहासिक महत्व है। हरिद्वार का क्यों काफी ऐतिहासिक महत्व है? देखिए, गंगा नदी, गंगा नदी की हम बात करें तो जब गंगा नदी निकलती है तो शुरुआती दौर में वह पर्वतीय भाग से होकर गुजरती है। शुरुआती दौर में वह पर्वतीय भाग से होकर गुजरती है और हरिद्वार के पास से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पास से गंगा नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। एक ऐतिहासिक महत्व यह है और दूसरा ऐतिहासिक महत्व यह है कि यह गंगा नदी के तट पर है और हरिद्वार में ही एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है रुड़की। समझ गए? एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है रुड़की। रुड़की, रुड़की का काफी ऐतिहासिक महत्व है। रुड़की का ऐतिहासिक महत्व इस वजह से है, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है, हम आईआईटी कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, आईआईटी कॉलेज की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे गौर कीजिएगा, नोट में थोड़ा गलती है, हम आपको सुधार करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन यहां पे आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। भारत का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है वह रुड़की में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित हुआ था और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी में हुआ था। 1847 ईस्वी में हुआ था और रुड़की के इस इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का दर्जा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा 2001 ईस्वी में दिया गया। 2001 ईस्वी में दिया गया। लेकिन वहीं अगर हम भारतवर्ष के प्रथम आईआईटी कॉलेज को देखें तो भारतवर्ष का जो प्रथम आईआईटी कॉलेज है वह खड़गपुर है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। जो कि कहां है? पश्चिम बंगाल। यहां पे गौर कीजिएगा, दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहां पर हम लोग कंफ्यूजन में गलती मार करके आ जाते हैं, तो गौर से सुनिएगा। देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर आईआईटी का जिक्र हम आपके साथ नहीं कर रहे हैं, देश का जो सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है वह रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो उत्तराखंड के हरिद्वार में है। उत्तराखंड के हरिद्वार में है। इस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी में हुई है और इस इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी के श्रेणी में शामिल 2001 में किया गया है। लेकिन वहीं अगर हम देश के प्रथम आईआईटी कॉलेज को देखें तो देश का जो प्रथम आईआईटी कॉलेज है वह आपको आईआईटी खड़गपुर है, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1951 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में हुआ था। दूसरी बात यह है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, जैसे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, यह भी आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, आपको यह भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आपको यह भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे मिल जाएगा। और इसके बाद जो है आपको जो रुड़की है, रुड़की के भीतर जो है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है। जैसे आपके बिहार दरोगा में यह प्रश्न पूछ चुका है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है, तो क्या केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां है? नहीं पूछा जा सकता, एकदम पूछा जा सकता है। देखिए, पिछला जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है कि आगे आने वाले दिनों में परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अनुसंधान संस्थान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं साबित करता है कि हमें अनुसंधान संस्थान से संबंधित चीजों को याद रखना है। मतलब किस अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां है, उस बात को याद रखना हमारे लिए आवश्यक है परीक्षा के लिहाज से। इसके बाद आपको गंगा नदी अलकनंदा नदी हो गई। अलकनंदा के बाद जो है आपको भागीरथी हो गई। अलकनंदा और भागीरथी की हम बात करें तो ये दोनों रुद्रप्रयाग में आपस में मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी रुद्रप्रयाग में आपस में मिलती है। सॉरी रुद्रप्रयाग नहीं, देवप्रयाग में। सॉरी इसको काट दीजिए। क्या कीजिए? काट दीजिए, समझे। और यह जो उत्तराखंड है, आगे नदी में बताएंगे, ठीक है। जो उत्तराखंड है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसे देवभूमि भी कहा जाता है। समझ गए? इसे देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि कहा जाता है। इसके अलावे उत्तराखंड के भीतर कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड के भीतर कई सारे झील है। उत्तराखंड के झील से प्रश्न पूछा जाता है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। उत्तराखंड के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, एक तो सबसे पहला है आपको जिम कार्बेट। दूसरा है
राजा जी। तीसरा है नंदा देवी, नंदा देवी। चौथा है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। हाँ बता रहे हैं, चिंता मत कीजिए, ठीक है, चिंता मत कीजिए, सब बात बता रहे हैं, धैर्य रखिए ना, ठीक है। तो एक तो पहला कर्तव्य आपका यह होना चाहिए कि ये सभी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, इस बात को याद रखना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी उत्तराखंड में है। अब भारत के भीतर सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है, 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन उन सभी राष्ट्रीय उद्यानों में भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, अगर हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, और इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर रामगंगा नदी बहती है, जिस वजह से हाल फिलहाल में इसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो जिम कॉर्बेट को पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, फिर इसे जिम कॉर्बेट कहा गया, और हाल फिलहाल में इसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर रामगंगा नदी जो है आपको गुजरती है, याद रखना है। इसके अलावे कई सारे झील, जैसे कि भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, यानी वैसे झील जिसमें ताल लगा हुआ है वो उत्तराखंड में है, वैसे झील लगभग, लेकिन कुछ को छोड़ करके, समझ गए, जैसे चंद्रताल, सूरजताल और चंद्रताल, ये दो को छोड़ करके बाद बाकी जिस भी झील में ताल लग जाए वह आपको उत्तराखंड में है। इसके अलावे रूपकुंड झील भी उत्तराखंड में है, और रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को किसे कहा जाता है? रूपकुंड झील। तो अगर हम झील की बात करें तो सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपाताल, भीमताल, रूपकुंड, ये तमाम झील जो है आपको उत्तराखंड में है। और इन झीलों में से जो रूपकुंड झील है, रूपकुंड झील को हम लोग रहस्यमयी झील कहते हैं, रहस्यमयी झील कहते हैं, रहस्यमयी झील कहते हैं। क्लियर है? तो उत्तराखंड के विषय में ये तमाम प्रकार की बातें जो है आपको याद रखना है। आशा करते हैं चीज आपको समझ में आया होगा। अब जो है इसको क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है, याद कर लेते हैं। और आज सुबह से बोल रहे हैं, आपके बेस में भी बोल देते हैं। देखिए, आप पढ़ने आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ लोग को छोड़ करके, कुछ लोग ऐसे मजा लेने आए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग पढ़ने आए हैं। तो जो भी लोग पढ़ने आए हैं, देखिए, हम अपने अनुभव के आधार पर हम आपको पढ़ाते हैं, कैसे याद होता है उस आधार पर हम आपको याद करवाते हैं। क्लासरूम के भीतर अगर आप ध्यान से चीजों को सुनिएगा, जब याद करवाते हैं मुंह खोल के बोलिएगा, मुंह में पान, खैनी, लड्डू नहीं रखिएगा, तो आपको याद होगा, क्लास में ही आपको सब बात याद हो जाएगा। घर पे जाकर के सिर्फ और सिर्फ एक बार उसको रीडिंग मारना है। देखिए, बार बार हम आपको कहते हैं, अगर आपको अपने जीवन में बेहतर करना है तो मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाइए। दूसरी बात, जिस दिन जो चीज पढ़ाया जाता है उस चीज का रिवीजन उसी डेट में होना चाहिए, चाहे धरती पलट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज अगर हमने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया है तो आज सोने से पहले उसका रिवीजन होना आवश्यक है, और साप्ताहिक चीजों का रिवीजन होना आवश्यक है, मासिक चीजों का रिवीजन होना आवश्यक है। यानी पर डे रिवीजन जरूरी है, साप्ताहिक रिवीजन जरूरी है, मासिक रिवीजन जरूरी है, तभी आपको चीज याद रहेगा। नहीं तो आप आगे पढ़ते जाइएगा, पीछे भूलते जाइएगा। यानी कुल बटे नील बटे सन्नाटा, कुल मिलाकर के नील बटे सन्नाटा। तो हाँ, अगर आप क्लासरूम में नहीं बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप आतंकवादी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, समझ गए? तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप देशद्रोही हैं या देश प्रेमी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे और आप जवाब नहीं दिए तो आप देशद्रोही हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपको पाकिस्तान भेज देंगे हम, समझे? तो इसी वजह से पढ़िए, याद रखिए चीजों को, नहीं तो हम देंगे हम पाकिस्तान से। चलिए आइए यहाँ पे। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना है? संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? 1 जनवरी। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर कौन सा? जनसंख्या में, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। कितना? किसी भी राज्य में जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सीट निर्धारित होता है, किसको आधार बनाकर? सबसे ज्यादा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सीटों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के लोकसभा में कितना सीट? लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद। चलिए, उत्तराखंड एक सदनीय या द्विसदनीय विधायक? उत्तराखंड के अंतर्गत लोकसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधानसभा में। भारत में कितने राज्य है जो एक सदनीय विधायिका वाला? एक सदनीय विधायिका वाला, द्विसदनीय विधायिका वाला, द्विसदनीय विधायिका वाला। और द्विसदनीय विधायिका वाला जो 6 राज्य है उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? अरे जी, कब तुम उत्तर प्रदेश जाओगे? ए से क्या होता है? ए से, क से, क से, ब से, ब से, त से, त से, म से, म से, यूपी से, यूपी से। मतलब ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों। और भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में? कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद है। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे आप हमको बताएंगे कि उत्तराखंड किन किन देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा? कौन कौन? चीन और, चीन और हिमालय पर्वत का विस्तार है। उत्तराखंड में जिस हिमालय पर्वत का विस्तार है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? नंदा देवी है। समझ गए, नंदा देवी है। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, देवभूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? देवभूमि के नाम से, देवभूमि के नाम से। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भवन अनुसंधान संस्थान। देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित? कहां? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 1800। देश का प्रथम आईआईटी कॉलेज, आईआईटी खड़गपुर। देश का प्रथम आईआईटी कॉलेज, आईआईटी खड़गपुर। समझ गए। और इसके बाद आगे बताइएगा, गंगा नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश कहां करती? कहां करती है? कहां करती है? हरिद्वार में पड़ती है, हरिद्वार में करती है। हरिद्वार कौन नदी के तट पर है? हरिद्वार कौन नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर है। चलिए इसके बाद आगे बताइए, जिम कार्बेट, राजाजी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। इसको पहले किस नाम से जाना जाता? किस नाम से? आज के डेट में इसे किस नाम से, किस नाम से जाना जाता है? इसे होकर कौन नदी बहती है? राम गंगा नदी। कौन नदी बहती है? सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, भीम ताल, ये सभी झील कहां है? कहां है? रूपकुंड झील उत्तराखंड। और रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इतना बात समझ में आ गया? याद हो गया ना? चलिए ठीक है। आप लोग आतंकवादी भी बोल दिए फिर भी। हाँ हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ है, हाँ है, ठीक है। हाँ हाँ, उत्तराखंड में पास अगर आप देखेंगे तो बहुते पास है, लेकिन मूल तौर पर जो है ना, आपको माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला। समझ गए? मुख्य तौर पर ये 4 गो है। ऐसे ऐसा थोड़े, देखिए जो राज्य से पर्वत गुजरती है वहां पर सैकड़ों की संख्या में पास होता है। ये तो 3 गो 4 गो आप जानते हैं, 3 गो 4 गो किताब में लिखा हुआ है। ये आप अनुमान मत लगे, 4 गो पास, बहुते पास है उत्तराखंड में। ये 3 गो 4 गो आप याद रखते हैं, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला। ठीक है। समझे? तो चलिए आगे। हे भगवान, चलिए चलिए अब आ जाइए भाई जी लोग। ये जो आपको राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। एक तो सबसे पहले भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश राज्य को देख लेते हैं, फिर यहां पर आएंगे तो हमको लगता है ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य, कुछ चीज उत्तर प्रदेश के विषय में हम आपको बता दिए हैं, कुछ चीज आगे बताना है। उत्तर प्रदेश, एक बात को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहता है, ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि उत्तर प्रदेश से होकर हिमालय पर्वत गुजरती है या नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से लेकर, उत्तर प्रदेश से होकर हिमालय पर्वत गुजरती है या नहीं गुजरती है, इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है। आपको इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां से होकर हिमालय पर्वत नहीं गुजरती है, यहां से होकर हिमालय पर्वत नहीं गुजरती है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश एकमात्र देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, और उत्तर प्रदेश जो एकमात्र देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है वह आपको नेपाल है। कौन है? नेपाल। समझ गए? नेपाल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विषय में जब पहला चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको यह बात बताया था
भारत के 28 राज्यों में सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा उत्तर प्रदेश बनाती है। सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा उत्तर प्रदेश बनाती है। उत्तर प्रदेश 8 भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे छोटी सीमा हिमाचल। तो ये तमाम प्रकार की बात हम आपको बता दिए हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तो इन सभी के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाती है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये दोनों राज्य के बॉर्डर पर ही यहां पर आपको दिल्ली है। ये दोनों राज्य के बॉर्डर पर ही यहां पर आपको दिल्ली है। उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल 75 जिला है और 75 जिला, ये बात भी हम आपको पहले बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल 75 जिला है और 75 जिला में से एक जिला है आपको सोनभद्र। सोनभद्र की हम बात करें तो दक्षिणी पूर्वी भाग में यहां पर सोनभद्र है और सोनभद्र पूरे भारतवर्ष के भीतर एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सोनभद्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ जो है आपको सीमा बनाती है। तो ये तमाम प्रकार की चीज हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो भारत के मानचित्र पर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को देखा। अब उत्तर प्रदेश को स्पेशली आप देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगर। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर है लखनऊ, यह उसका राजधानी नगर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है आपको कानपुर। कौन है? कानपुर हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है आपको आगरा, समझ गया, आगरा हो गया। फिर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है बुलंदशहर। ऐसे तो सबे प्रमुख है, लेकिन कुछ प्रमुख नगर की चर्चा हम आपके साथ करेंगे, समझ गए। इसके बाद एक प्रमुख नगर आपको शामली हो गया, एक प्रमुख नगर आपको बिजनौर हो गया, एक प्रमुख नगर आपको बिजनौर हो गया। इसके बाद जो है, अरे रुकिए ना, एक प्रमुख नगर आपको देवरिया है, एक प्रमुख नगर आपको बलिया है। इसके बाद एक प्रमुख नगर आपको वाराणसी है। फिर एक प्रमुख नगर आपको गोरखपुर है। फिर एक प्रमुख नगर श्रावस्ती है। एक प्रमुख नगर आपको इलाहाबाद है, ठीक है, इलाहाबाद है। मानचित्र आप लोग को नोट में सही दिखाई दे रहा है जी? नहीं दिखाई दे रहा। एगो झांसी है, ठीक है। चलिए, हाँ बहुते है, सब तो प्रमुख नगर है। कौन प्रमुख नगर ना है ये बताइए ना, ठीक है। सब प्रमुख ना, हाँ बरेली भी है, सब है, सब टोटल। चलिए अब आइए, शांत रहिए। तो उत्तर प्रदेश का जो कुछ प्रमुख नगर है, थोड़ा मानचित्र में आपको अगर नजर आ रहा है, पता नहीं वो तो छोटा मानचित्र होगा, नजर नहीं आ रहा होगा, चलिए। यहां पर आपको बलिया है, देवरिया है, गोरखपुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, श्रावस्ती है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, आगरा है, बुलंदशहर है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है। तो ये तमाम प्रमुख नगर है। अब आइएगा यहां पे एक एक करके सुनिए, जानिए, देखिए। देवरिया, कुशीनगर देवरिया का क्यों महत्व है? कुशीनगर देवरिया के महत्व होने का कारण यह है कि जो कुशीनगर देवरिया है, यहां पर ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म में आपको 4 शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। महाभिनिष्क्रमण हो गया, संबोधि हो गया, महाधर्म चक्र परिवर्तन हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। गौतम बुद्ध जो गृह का त्याग किए उसे महाभिनिष्क्रमण, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे संबोधि, गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया उसे महाधर्म चक्र परिवर्तन, और गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ है उसे महापरिनिर्वाण। तो कुशीनगर के देवरिया में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात महात्मा बुद्ध का निधन हुआ। इसके बाद गोरखपुर एक तो रेलवे मुख्यालय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और दूसरा रेलवे को लेकर ही महत्वपूर्ण है। भारत को टोटल 18 रेलवे जोन में बांटा गया है और 18 रेलवे जोन में से एक रेलवे जोन है पूर्वोत्तर रेलवे। अगर हम पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। और दूसरी बात, भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है वर्तमान समय में गोरखपुर ही है। बाद में चेंज हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान समय तक की हम बात करें तो वर्तमान समय तक में भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है वह आपको गोरखपुर है। कौन है? आपको गोरखपुर है। इसके बाद आपको बलिया का ऐतिहासिक महत्व इस वजह से है, बलिया
और बिजनौर, बलिया और बिजनौर, इन दोनों का ऐतिहासिक महत्व गंगा नदी को लेकर के है। गंगा नदी, अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। गंगा नदी जो आपको उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वह बिजनौर से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला से प्रवेश करती है और फिर बलिया से बाहर निकलती है। बलिया से गंगा नदी जो है आपको बाहर निकलती है। तो गंगा नदी के दृष्टिकोण से बिजनौर और बलिया का काफी ऐतिहासिक महत्व है। इसके अलावा श्रावस्ती, श्रावस्ती की हम बात करें तो यह भी बौद्ध धर्म को लेकर के प्रसिद्ध है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इसके बाद आगे है आपको वाराणसी, समझिए आगे है आपको वाराणसी। वाराणसी का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है, ध्यान से सुनिएगा। वाराणसी, वाराणसी को मंदिर एवं घाटों का शहर कहा जाता है। यह गंगा नदी के तट पर है। जो वाराणसी है यह आपको गंगा नदी के तट पर है और वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से ही चुन करके लोकसभा के सदस्य बने हुए हैं। वाराणसी स्पेशली सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, समझिए सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और एक पान, समझिए पान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बनारसी पान बड़ी फालतू पान होता है, समझ गए। प्रसिद्ध है लेकिन बनारसी पान के लिए, लेकिन बड़ी फालतू पान होता है, समझ गए। तो वाराणसी, अब देखिएगा अगर हम वाराणसी को देखें तो वाराणसी में ही सारनाथ है, सारनाथ है और सारनाथ में ही ऋषिपत्तनम है और सारनाथ के ऋषिपत्तनम में ही जो है आपको गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जिसे महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके अलावे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है आपको वाराणसी में है। तो वाराणसी के संदर्भ में ये सब बात आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे इलाहाबाद है। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो इसे आज के डेट में प्रयागराज कहा जाता है। इसे आज के डेट में क्या कहा जाता है? प्रयागराज, प्रयागराज कहा जाता है। और जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद शहर के विषय में यह कहा जाता है कि इलाहाबाद शहर को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। मुगल बादशाह अकबर ने इलाहाबाद नामक शहर को बसाया था और हाल फिलहाल में इसका नाम बदल करके जो है आपको प्रयागराज कर दिया गया है। और यहां पर गंगा और यमुना, प्रयागराज में गंगा और यमुना मिलती है, गंगा और यमुना आपको प्रयागराज में ही मिलती है, समझ गए। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राजधानी नगर है वह आपको लखनऊ है। और जो लखनऊ है यह गोमती नदी के तट पर है। जो लखनऊ है यह गोमती नदी के तट पर है। इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में है। बड़े इमामबाड़ा का निर्माण आपको आसफ उदौला ने किया था, वही छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने किया था। इसके अलावा लखनऊ में जो है आपको कई सारे शोध संस्थान है, जैसे कि केंद्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, ये सब जो है आपको लखनऊ में ही है, समझिए ये सब आपको लखनऊ में ही है। इसके बाद आगे है कानपुर। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का टोटल 28 जिला है। उत्तर प्रदेश का टोटल 28 जिला है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों के अलावे सैकड़ों शहर ऐसे हैं जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी के तट पर जितने भी शहर बसे हुए हैं उन सभी शहरों में जो सबसे बड़ा शहर है वह आपको कानपुर है। तो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ जो सबसे बड़ा शहर है वह आपको कौन है? कानपुर है। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर औद्योगिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण नगर है। कानपुर औद्योगिक, व्यापारिक हर दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण नगर है। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर विख्यात है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए मैनचेस्टर की संज्ञा उस शहर को दी जाती है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात होता है। उत्तर भारत के अंतर्गत जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात कानपुर है, जिस वजह से कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसके अलावे कानपुर और भी बहुत सारे चीजों के लिए विख्यात है। इसके अलावा यहां पर झांसी है, फिर यहां पर आपको आगरा है। अगर हम आगरा शहर की बात करें तो आगरा शहर की स्थापना 1504-5 में, 1504-5 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। नोट में अगर आप देखेंगे तो आगरा शहर की स्थापना 1904-5 कर दिया, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो आगरा शहर की स्थापना में जाकर के जो है 1904-5 जो किया है, 1904-5 को काट करके वहां पर 1504-5 कर लीजिएगा, 1504-5 कर लीजिएगा। देखिए कहीं पे गलती होगा। देखिए मिला जी, मिला आप लोग को? नोट घर पर से एक बार पढ़ उड़ के आया कीजिए वाह महाराज। मिला जी? नहीं मिला? सबको मिला? देखिए जी, ऐ सब सही करिए। ऐ देवी महारानी लोग, लड़कियों लोग को ना कम बुद्धि होता है, वो कर लिए, सब कर लिए। वहां पर तो एक लड़की हमको धमकी दे रही है, वो बतिया रही थी, जब हम पढ़ा रहे थे तो बतिया रही थी।
आप ही को बोल रहे हैं जो पीला टी शर्ट पहने हुए हैं, अभी हमको उंगली दिखा रहे थे, हाथ दिखा रहे थे, अभी जो है उधर मुड़ के देख रहे हैं। चलिए चलिए, लड़के लोग बकलोल, हम ही लोग बकलोल है, छोड़िए। आप ही लोग बड़ी बढ़िया है, बड़ी सुंदर है आप लोग। चलिए चलिए, अब आइएगा। जानते हैं बकलोल बन के रहने में बड़ी फायदा है, समझिए। होशियार बन के रहने में कोई फायदा नहीं। चलिए अब आइएगा आगे। आगरा, जो आगरा है, आगरा की हम बात करें तो आगरा की स्थापना 1504-5 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था। इतिहास में हम लोगों को दिल्ली सल्तनत पढ़ना होता है, मुगल काल पढ़ना होता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सुल्तान हुए उन लोगों की राजधानी खास तौर पर दिल्ली हुआ करती थी। लेकिन सिकंदर लोदी ने जब आगरा नामक शहर को बसाया तो उन्होंने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, इतिहास के दृष्टिकोण से यहां से प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को बनाया? तो दिल्ली से आगरा को राजधानी बनाने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। बाद में जाकर जब पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासन को समाप्त किया और मुगल वंश के शासन को स्थापित किया, तो मुगल शासकों ने शुरुआती दौर में अपनी राजधानी आगरा को ही बनाया। मुगल शासकों की राजधानी आगरा ही हुआ करती थी, मुगलों की राजधानी आगरा ही हुआ करती थी। सीधा एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए, किसी शासक का नाम ना दिया जाए, देखिए अगर शासक का नाम दिया जाता है तो मुगलों की राजधानी अलग अलग हो जाती है। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाता है सीधा तौर पर, मुगलों की राजधानी कहां है? आगरा। मुगलों की राजधानी कहां है? आगरा। अगर आपसे पूछा जाता है अकबर की राजधानी कहां थी? तो फतेहपुर सीकरी। अगर आपसे पूछा जाता है शाहजहां की राजधानी कहां थी? तो दिल्ली। दिल्ली के शाहजहानाबाद में, समझ गए? तो अगर किसी शासक का नाम ना दे और सीधा तौर पर मुगलों की राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछे तो एक लाइन में आप कहिए मुगलों की राजधानी आगरा। और आगरा के भीतर शाहजहां ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में आगरा के भीतर ही सबसे ज्यादा विकास किया। जैसे आगरा में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया, आगरा में शाहजहां ने नगीना मस्जिद का निर्माण किया, आगरा में शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण किया। देखिए जो जामा मस्जिद है आगरा में भी है, जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, समझ गए? दिल्ली में भी है। तो आगरा के भीतर जो है कई सारे मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो आगरा के भीतर कई सारे मस्जिद, और इसके अलावा जो है आपको ताजमहल का निर्माण भी जो है आपको आगरा में ही हुआ है। और आगरा सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वह ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। आगरा सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वह ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। और जो ताजमहल है वह शाहजहां की बीबी मुमताज महल का मकबरा है। शाहजहां की बीबी मुमताज महल का मकबरा है। और देखिए शाहजहां बादशाह थे, शासक थे, राजा थे, और राजा की कई सारी बीबियां हुआ करती थी। तो शाहजहां की भी कई सारी बीबियां थी, लेकिन शाहजहां की जो सबसे पसंदीदा बीबी थी, जिसको शाहजहां सबसे ज्यादा माना करते थे, वह मुमताज महल थी। मुमताज महल ने शाहजहां को छूट दे रखी थी। मुमताज महल ने शाहजहां को कह रखी थी कि आपको जितना निकाह करना है आप निकाह कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संतान की उत्पत्ति आप सिर्फ हमसे ही करेंगे। और शाहजहां संतान की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ मुमताज महल से किया। और मुमताज महल से शाहजहां को टोटल 14 संतान की प्राप्ति हुई। और 14वें संतान के जन्म लेने के वक्त प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल का निधन हो गया। और जब मुमताज महल मृत्यु की शैया पर लेटी हुई थी तो मुमताज महल अपने जीवन के अंतिम क्षणों में शाहजहां से यह वादा करवाई कि आप हमारे स्मरण में ऐसा मकबरा बनाएंगे, आप हमारे स्मरण में ऐसा मकबरा बनाएंगे कि जो अपने आप में अजूबा हो, जो अपने आप में अजूबा हो। और शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में जो है ताजमहल बना दिया। और ताजमहल की आप बात करेंगे तो जिसके लिए बनाया गया है वो उपस्थित नहीं थी। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण ये कहता है कि ताजमहल की अगर आप बात करेंगे तो ये एक तरफा प्यार का प्रतीक है, समझ गए? एक तरफा प्यार का प्रतीक है। आप किसी से लव करते हैं,
ताजमहल गिफ्ट में नहीं दीजिएगा, दीजिएगा तो टूट जाएगा। चलिए, इसके बाद जो है आपको आगरा में ही आगरा की हम बात करें तो आगरा में ही जो है ना आपको फतेहपुर सीकरी है। आगरा में ही फतेहपुर सीकरी है, और फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी नगर मुगल बादशाह अकबर ने बनाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, उसको काफी अच्छे ढंग से तैयार करवाया। फतेहपुर सीकरी में जितने भी महल है सभी का निर्माण जो है आपको मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। इसके बाद आगे आपको शामली है। शामली किस लिए प्रसिद्ध है जानते हैं? 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति, 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश का शामली बना था। उत्तर प्रदेश का शामली बना था। इसके बाद मुजफ्फरनगर है। दंगा को लेकर के इसे याद किया जाता है। अगस्त 2003 ईस्वी में यहां पर दंगा हुआ था, समझ गए। और इसके अलावा जो मुजफ्फरनगर है यहीं पर देवबंद है, और देवबंद में जो है आपको मुसलमानों के लिए विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे देवबंद विद्यालय कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननोतबी और सैयद अहमद गंगोही ने किया था। और यहीं से देवबंद आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। यहां पर बुलंदशहर है। बुलंदशहर में नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। कई दफा आपसे पूछा जा चुका है नरोरा परमाणु संयंत्र कहां है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के शहर के संदर्भ में पूछा जाएगा तो क्या होगा? बुलंदशहर। क्या होगा? बुलंदशहर। समझ गए? तो इसको आप याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश का कहानी हुआ, समझ गए? तो उत्तर प्रदेश के विषय में चीजों को याद रखिएगा। अब आइए मेरे साथ याद कीजिए और बोलिएगा, ठीक है? इन्हें मुंह में लड्डू लेके बैठे रहिएगा। चलिए बोल पाइए। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन है? कितने राज्यों के साथ? उत्तर प्रदेश। सबसे लंबी सीमा किसके साथ? सबसे लंबी सीमा, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा बना? किस देश के साथ? अच्छा, एक बात बताइए, गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है कौन जिला से? बिजनौर। कौन जिला? उत्तर प्रदेश के कितने जिला गंगा नदी के तट पर? 28। 2 पर 8 28। कहां से निकलती है? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां से हुई? कुशीनगर के देवरी। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया? चलिए, इसके बाद वाराणसी कौन नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां है? सब्जी अनुसंधान संस्थान कौन साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? सिल्क साड़ी। आगे, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाए? गंगा और यमुना कहां मिलती है? और एगो देखिए कुंभ मेला है। समझिए, अगर हम कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला की शुरुआत वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने किया था। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के द्वारा कुंभ मेला की शुरुआत की गई थी। प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। समझ गए? तो कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। तो कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत किसने की है? कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पर होता है। प्रत्येक कितना वर्ष पर? उत्तराखंड के हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाराष्ट्र के नासिक में। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा। लखनऊ कौन नदी के तट पर है? नवाबों का शहर किसे कहा जाए? बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा कहां है? गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के तट पर बसा। इसके बाद केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां? चीनी तकनीकी संस्थान कहां है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर में है। आगरा नामक शहर को कौन बसाया?
मुगलों की राजधानी, मुगलों की राजधानी। नरोरा संयंत्र कहां है? बुलंदशहर। नरोरा संयंत्र कहां है? नरोरा संयंत्र कहां है? हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन शहर बना? कौन शहर बना था? कौन शहर बना था? शामली। समझ गए? इतना घर पे जाकर के पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अगले क्लास में 1 बाय 1 उठा करके पूछेंगे। आज पहले दिशा निर्देश दे दिए हैं, ठीक है? चलिए चलिए अब आइए क्वेश्चन। हाँ बोलिए, क्या पेज नंबर 9 में? अच्छा दीजिए तो, अच्छा देख लेंगे बाद में। हाँ होमवर्क सब भी था। चलिए आइए अब सबसे पहले क्वेश्चन बैंक देखते हैं। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत है, उनको जीवन में दिक्कत है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, अब क्वेश्चन बैंक पे आइए सबसे पहले, और उसके बाद होमवर्क सब देखेंगे, ठीक है? एक चैप्टर सॉरी एक सेट जैसे खत्म होगा वैसे ही 100 क्वेश्चन उठा करके पूछेंगे, किसी से भी उठा करके पूछ सकते हैं, ठीक है? करंट का क्वेश्चन है, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था? इक्विटास लघु वित्त बैंक। याद रखने की जरूरत ना है, और जब हम पूछेंगे तो हम करंट नहीं पूछेंगे, समझे? इन्हें आप लोग करंटो याद करने लगिएगा, बस आंसर बता दे रहे हैं। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? अतपोडिया साम से। ऐसे धारणीय विकास के विषय में बिट्टू सर आपको पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो, लेकिन यहां पर धारणीय विकास का मतलब सीधा ये समझिए, वैसा विकास जो प्रदूषण रहित हो, जो प्रदूषण रहित हो उसी को धारणीय विकास कहा जाता है। और भी बहुत सारा फैक्टर है आगे, ये मेरे सेगमेंट का है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आश्रम और आयु। देखिए ध्यान दीजिएगा, इतिहास में हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना होता है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो मानव थे, जैसे आज की हमारी सभ्यता के जो मानव है, आज के मानव का औसत जीवन काल 66-67 वर्ष होता है। औसत तौर पर मानव 66-67 वर्ष जीता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 20 वर्ष में भी मर जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं 80 वर्ष में मरता है। लेकिन आज भारत के लोगों का औसत जीवन काल 66-67 वर्ष। वैसे ही वैदिक काल में उस समय के मानव का औसत जीवन काल 100 वर्ष होता था, और मानव के औसत जीवन काल को 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम। जन्म से लेकर 25 वर्ष के उम्र को ब्रह्मचर्य आश्रम। इस समय लोगों का काम होता था पढ़ना, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए पढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना, योग्य व्यक्ति बनना, पैर पर खड़ा होना, अपने पैर पर खड़ा होना, इस समय मानव का काम होता था। फिर दूसरा 25 से 50 वर्ष, इस आश्रम को गृहस्थ आश्रम कहा जाता था, और गृहस्थ आश्रम में मानव का काम होता था शादी विवाह करना, और शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना। क्योंकि हिंदू संस्कृति में संस्कार की संख्या 16 होती है, जिसमें विवाह अपने आप में एक संस्कार है, संतान उत्पत्ति अपने आप में एक संस्कार है। अगर आप विवाह नहीं करते हैं और आपको संतान नहीं होता है तो हिंदू धर्म के अंतर्गत हिंदू समाज में आपको सही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। इसके बाद तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष। इस समय मानव का काम होता है घर पे मालिक की भांति रहना और अपने संतान को दिशा निर्देश देना कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला सन्यासी आश्रम होता है। सन्यासी आश्रम में मानव का काम होता है घर द्वार मोह माया त्याग देना, और कहीं भी पर्वत पठार में जो मंदिर है या कहीं भी जो मंदिर है वहां पर जाकर के बैठ करके राम राम जपना। समझ गए? तो यही है ब्रह्मचर्य आश्रम। जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से, सन्यासी 75 से,
निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित, ABCD सब। ब्लू चिप कंपनी, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ब्लू चिप कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जो हमेशा फायदा में रहता है, समझिए, जो हमेशा फायदा में रहता है। तो ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप, एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी को कहा जाता है। आगे, राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? यह मेरा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, जैसे आज हमारे ऊपर मोदी जी का शासन है, तो मोदी जी जीएसटी वसूलते हैं कि नहीं वसूलते हैं? जीएसटी वसूलते हैं ना जी, समझिए, सब चीज पर जीएसटी लगा दिए हैं, आटा पर भी जीएसटी लग गया। हाँ, नींबू के तरह पूरा निचोड़ लेंगे मोदी जी, चिंता मत कीजिए, समझे। तो जैसे मोदी जी का शासन है, तो मोदी जी जो है जीएसटी के माध्यम से कर की वसूली करते हैं। वैसे ही जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेज 3 प्रकार से कर की वसूली करते थे: अस्थाई बंदोबस्त, महलबारी बंदोबस्त, रैयतबारी बंदोबस्त। रैयतबारी बंदोबस्त, तो रैयतबारी बंदोबस्त से संबंधित प्रश्न है। रैयतबारी, रैयतबारी, जैसे जीएसटी है ना हो, वैसे ही रैयतबारी था, रैयतबारी बंदोबस्त था। इसमें जो रैयत है, रैयत का अर्थ किसान होता है। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान, किसान होता है। भू राजस्व वसूली के क्षेत्र में, भू राजस्व वसूली के क्षेत्र में वैसा बंदोबस्त जिस बंदोबस्त के अंतर्गत किसान सीधे तौर पर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा कर दिया करता था, उसी को रैयतबारी बंदोबस्त कहा जाता था। मतलब रैयतबारी बंदोबस्त में किसान और अंग्रेजी कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं था, बल्कि इस बंदोबस्त के अंतर्गत किसान सीधे तौर पर कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा कर देता था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि पर किसान का अधिकार होता था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत, रैयतबारी बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि पर किसान का अधिकार होता था। किसान खेत में, भूमि पर फसल का उत्पादन करते थे। जितना फसल उत्पादित होता था, टोटल उत्पादन का 1/3 भाग, टोटल उत्पादन का 1/3 भाग किसान अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर जमा कर दिया करता था। इस बंदोबस्त की शुरुआत टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था। और यह बंदोबस्त सबसे पहले मद्रास के 12 महल में, सबसे पहले यह बंदोबस्त मद्रास के 12 महल में, मद्रास के 12 महल में 1792 ईस्वी में रीड के द्वारा लागू किया गया था। कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। और जब मद्रास के 12 महल में यह बंदोबस्त सफल रहा, तो इसके बाद 1820 ईस्वी में जाकर के इस बंदोबस्त को पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया। और मद्रास में यह बंदोबस्त सही ढंग से लागू रह सके, इसको लेकर टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया। और टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर 1820 में बनाया गया। और टॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक जो है आपको मद्रास के गवर्नर बने रहे। 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक जो है आपको टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने रहे। तो एक बार फिर से सुनिएगा। सर्वप्रथम रैयतबारी बंदोबस्त मद्रास के 12 महल में 1792 में लागू किया गया था, और इसे लागू कर्नल रीड ने किया। जब यहां सफल रहा, तो इसकी सफलता के बाद रैयतबारी बंदोबस्त को पूरे मद्रास में लागू किया गया। और मद्रास में लागू 1820 में किया गया। और मद्रास में यह बंदोबस्त सही ढंग से लागू रह सके, इसको लेकर मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया। मुनरो 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। जब यह बंदोबस्त मद्रास में सफल हो गया, तब 1825 ईस्वी में इसे बंबई में लागू किया गया। और जब बंबई में भी यह सफल हो गया, तो संपूर्ण दक्षिण भारत में इसे लागू कर दिया गया। और यह बंदोबस्त ब्रिटिश शासित क्षेत्र के सबसे अधिक भूभाग पर लागू था। और रैयतबारी बंदोबस्त संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 51% भूभाग पर लागू था। संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 51% भूभाग पर जो है आपको रैयतबारी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, तो याद रखिएगा। उत्तर बताइए क्या होगा? बी होगा, होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? सेल, सेल आग्नेय चट्टान नहीं है, बल्कि यह अवसादी चट्टान है। कैसा चट्टान है? अवसादी, अवसादी चट्टान है। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? देखिए, 2017 ईस्वी में जो महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप का आयोजन हुआ था, 2017 में ये इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। और इसमें जो फाइनल मैच था, फाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई, भारत की हार हुई। अर्थात विजेता देश इंग्लैंड और रनर अप या उपविजेता देश भारत। वही आप सभी लोग जानते हैं
कि क्रिकेट विश्व कप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो जब महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 में हुआ तो स्वाभाविक सी बात है 2021 में हुआ होगा। तो 2021 में महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होना था, लेकिन 2021 में पूरा का पूरा विश्व जो है कोविड से जूझ रहा था, जिस वजह से 2021 के स्थान पर 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ। तो महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप का आयोजन 2017 के बाद सीधा 2022 में हुआ, और 2022 में जो महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप का आयोजन हुआ है यह मार्च अप्रैल 2022 में हुआ है। मार्च अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में हुआ है। मार्च अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था, और यह 12वां संस्करण था। यह 12वां संस्करण था महिला क्रिकेट विश्व कप का, यह 12वां संस्करण था। और इस संस्करण के अंतर्गत जो फाइनल मैच है, फाइनल मैच आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इसमें जीत आपको ऑस्ट्रेलिया की हुई, हार न्यूजीलैंड की हुई, समझ गए। और सबसे ज्यादा बार महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ही जीता है, 7 बार। 7 बार जो है आपको ऑस्ट्रेलिया जीता है, और यह 7वीं बार था, समझ गए। तो इसको आप याद रखिएगा। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ, 12वां संस्करण था। विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ही जीता है, 7 बार, याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना। कागज का जलना। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? रिलायंस। किसने? रिलायंस। आगे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपको इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज व्यवस्था में एक चैप्टर पढ़ना होता है केंद्र राज्य संबंध। कौन? केंद्र राज्य संबंध। जब आप केंद्र राज्य संबंध को पढ़ेंगे तो केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए एक सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग। अगर हम सरकारिया आयोग की बात करें तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की। तो केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ। यह आयोग अपना रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत किया, और इस आयोग के द्वारा ही यह सिफारिश किया गया था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। और सरकारिया आयोग के सिफारिश पर ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है आपको 1990 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। और जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है, की बैठक होती है। इसकी बैठक की हम बात करें तो इसकी बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसकी बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है आपको की जाती है, समझ गए। तो याद रखिएगा। चलिए, इससे आगे अगले क्लास में है। फटा कहाँ है जी? पुलिस वाला। हाँ दीजिए। हाँ, होमवर्क। चलिए, होमवर्क की बात करेंगे। अब होमवर्क क्या सब था? हिस्ट्री पहला चैप्टर। सेंधव सब बताना दिए, सिंधु सब बताना दिए थे ना? दीजिए, घटना चक्र दीजिए। हाँ जी, बहुत कुछ है। टकलू खराब, ये बड़ी हंसते हैं। टकलू खराब, ये उधर उधर। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत? ऑप्शन: शिलालेख, पुरातात्विक खुदाई, पकी मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख, उपर्युक्त सभी। पुरातात्विक खुदाई। बैठ जाइए। चश्मा खराब। जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला? इतना लोग बोल दिया है तब भी ऑप्शन कालीबंगा। आप पढ़ के नहीं आए, बैठ जाइए, नहीं पढ़े हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? आप लोग मत बोलिए भाई। अब फिर नहीं पूछेंगे हम, गुस्सा चढ़ा दीजिएगा फालतू का। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? विशाल स्नानागार कहां से हो?
मोहन जो। बैठ जाइए, देशद्रोही हैं आप, आतंकवादी हैं, बैठिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? लोथल। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलिए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल आतंकवादी है। राखी गढ़ी। क्या होगा? आज से अपने आप को कहिए हम आतंकवादी हैं। नक्सलवादी बना देंगे हम कुछ दिन में, चिंता मत कीजिए। आज से तो पूछना ही ना प्रारंभ किए। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी। मांडी भारत के किस राज्य में है? मांडी, मांडा नहीं, मांडी। मांडा अलग है, मांडी अलग है, उत्तर प्रदेश में है। बैठ जाइए, इसको पाकिस्तान भेजाना है। आगे वाली बैठिए, चश्मा वाली उठिए। नील नदी के तट पर कौन सभ्यता पनपी है? मिस्र। बैठ जाइए। अगला होमवर्क है आपको वैदिक काल। क्या है? वैदिक काल। कितना क्वेश्चन है इसमें? 98 गो क्वेश्चन। कितना है? 98 गो क्वेश्चन। अगला होमवर्क है वैदिक। हाँ पॉलिटी भी था। बैठिए ना, अभी होमवर्क तो बहुत सारा है। हो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। पूछते हैं, बोलिए तो। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जलडमरू, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में? रेड क्लिफ रेखा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन है? बिहार और सिक्किम। कौन से राज्य तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा? कौन है? कौन देश के साथ घिरा? भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहां है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट भारत का परमाणिक माध्यान्ह रेखा क्या है? 82.5 डिग्री। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे? कितना घंटा? कर्क रेखा कितने राज्यों से? कितने राज्यों से? 8 राज्यों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? कौन सा स्थान? आगे बताइएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित किया? 26 नवंबर 1942 में संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और प्रस्तावना को लेकर किसने कहा यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? केएम। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? भीमराव। उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? कितना? 3 प्रकार के न्याय। चलिए चलिए, उसमें क्या था? दिवस में क्या सब था? पूरा दिवस पूरा याद है? बोलिए तो। थल सेना दिवस, 15 डाक दिवस, विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर, 9 नौसेना दिवस, 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 विश्व पर्यावरण दिवस, 5 राष्ट्रीय विधि दिवस, 26 नवंबर सुशासन दिवस, 25 दिसंबर राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी। ठीक है, चलिए ठीक है।
फिलहाल थोड़ा थोड़ा। और बायोलॉजी कल हम देख रहे थे सर, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे ना, हो गया है ना, दूसरा चैप्टर शुरू होगा ना। हाँ, तो अगले क्लास में इतिहास से एक चैप्टर तो तो रहेगा ही, और बायोलॉजी के भी पहला चैप्टर का क्वेश्चन पूछेंगे, और बायोलॉजी के पहला चैप्टर का क्वेश्चन 1 बाय 1 उठा करके पूछेंगे, और ये देख लीजिए, ठीक है। लगता है ना, नानी याद आ जाता है, समझे, इसको रखिए। इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। होमवर्क समझ में आया जी? बायोलॉजी पहला चैप्टर और वैदिक सभ्यता, बायोलॉजी पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बिट्टू सर के नोट से, और वैदिक सभ्यता घटना चक्र से। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकल जाइएगा। प्रियंका कुमारी ज्योग्राफी में जो पढ़ा रहे हैं वही आपका होमवर्क है, वो कभी भी उठ करके पूछ सकते हैं। डेमो बंद हो गया है, हाँ, डेमो बंद कर दिया गया है, अब नहीं चलेगा। गौरव यादव 2020 का डेमो बंद हो चुका है। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकल जाइएगा आप लोग।